नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की राजनीति और समाज के सबसे गर्मागर्म मुद्दों में से एक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे मुद्दा जो सीधे तौर पर हमारे कानून, हमारे धर्म और लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस की जटिलताओं से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समान नागरिक संहिता की, जिसे हम आमतौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी कहते हैं। अब देखिए, इस विषय पर भावनाएं अक्सर भड़क जाती हैं, लेकिन आज हमारा फोकस पूरी तरह से तथ्यों, संवैधानिक नियमों और स्रोत सामग्री पर रहेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विषय को डिकोड करते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये यूसीसी है क्या। फिर हम इसके कानूनी इतिहास पर एक नजर डालेंगे, इसके लागू होने और ना होने दोनों पक्षों के तर्कों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि क्या इस पूरी बहस में कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, यूसीसी को समझना और इसका संवैधानिक विरोधाभास। किसी भी जटिल विषय पर कोई भी राय बनाने से पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है ना? तो आसान भाषा में कहें तो समान नागरिक संहिता एक ऐसा प्रस्तावित सिस्टम है जो हमारे निजी मामलों जैसे कि शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने, इन सब के लिए पूरे देश में एक ही कानून बनाएगा। अभी क्या स्थिति है? भारत में अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। हिंदुओं के लिए अलग नियम हैं, मुसलमानों के लिए अलग और ईसाइयों के लिए अलग। यूसीसी लागू होने का सीधा सा मतलब ये होगा कि धर्म पर आधारित ये अलग अलग कानूनों वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा और देश के हर एक नागरिक पर बस एक ही समान कानून लागू होगा। अब आप शायद सोचें कि इस पर इतना बवाल क्यों है। असल में इसका जवाब हमारे संविधान के भीतर ही एक बड़े विरोधाभास में छिपा है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हमारे पास भाग 4 में अनुच्छेद 44 है, जो राज्य को यह निर्देश देता है कि वो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। लेकिन दूसरी ही तरफ हमारे पास अनुच्छेद 25 भी है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। ये हर नागरिक को आज़ादी देता है कि वो अपने धर्म का पालन करे और अपनी मान्यताओं के हिसाब से जिए। तो ये पूरी की पूरी बहस इन्हीं दो अनुच्छेदों के बीच के टकराव पर टिकी है। सवाल ये है कि क्या राज्य का एक समान कानून बनाने का निर्देश किसी व्यक्ति के धार्मिक आज़ादी के अधिकार पर हावी हो सकता है? आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। एक संक्षिप्त कानूनी इतिहास, व्यक्तिगत कानूनों का विकास। इस टेंशन को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। ये कहानी अंग्रेजों के ज़माने से शुरू होती है। उस वक्त अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से हस्तक्षेप ना करने यानी दखलंदाजी ना करने की नीति अपनाई और धार्मिक कानूनों को वैसे ही छोड़ दिया। फिर देश आज़ाद हुआ और 1950 के दशक में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, हिंदू कोड बिल के रूप में। इसने हिंदू कानूनों में बड़े पैमाने पर सुधार किए। इसके बाद आता है 1961 का साल। पुर्तगालियों से आज़ाद होने के बाद गोवा ने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अपना लिया, जो दिलचस्प बात यह है कि आज भी वहां लागू है। और फिर 1985 का वो ऐतिहासिक शाहबानो केस। इस केस ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार को लेकर पूरे देश में जेंडर जस्टिस और एक समान कानून की एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। इन्हीं सब घटनाओं ने आज के इस यूसीसी डिबेट की नींव रखी है। अब आते हैं भाग 3 पर, एक रूपता के पक्ष में तर्क, समानता, न्याय और एकीकरण। तो जो लोग पूरे देश में यूसीसी लागू करने की पुरजोर वकालत करते हैं, उनके क्या तर्क हैं? समर्थक इसे एक बहुत बड़े सामाजिक सुधार के तौर पर देखते हैं। उनका साफ मानना है कि आज भी कई पर्सनल लॉज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, चाहे वो पुश्तैनी संपत्ति का मामला हो या फिर शादी और तलाक के नियम। उनका कहना है कि एक समान कानून इस भेदभाव को जड़ से मिटा देगा। इसके अलावा एक ऐसा सिस्टम जो इतना उलझा हुआ है, उसकी जगह एक एकदम मॉडर्न और क्लियर लीगल सिस्टम आ जाएगा। और एक बहुत बड़ा पॉइंट यह भी है कि एक देश एक कानून की नीति से राष्ट्रीय एकता और भी मजबूत होगी। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी सरला मुदगल जैसे मामलों में समय समय पर एक समान कानून की जरूरत पर जोर दिया है। और इस विचार को सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से बहुत ताकत मिलती है। एसआर बोम्मई मामले में अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि हमारे संविधान का असली लक्ष्य एक समतावादी समाज बनाना है, यानी एक ऐसा समाज जहां सब सच में बराबर हों। यूसीसी का समर्थन करने वाले मानते हैं कि धर्म के नाम पर किसी के भी कानूनी अधिकारों से समझौता नहीं होना चाहिए और एक प्रोग्रेसिव समाज की तरफ बढ़ने के लिए एक समान कानूनी ढांचा होना बिल्कुल जरूरी है। चलिए आप सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं भाग 4 में, बहुलता के पक्ष में तर्क, पहचान और विविधता की रक्षा। अगर एक रूपता के इतने ही फायदे हैं तो फिर इसका इतना जबरदस्त विरोध क्यों हो रहा है? जरा इस 14.2% के आंकड़े पर गौर कीजिए। ये भारत में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत है।
कई अल्पसंख्यक समुदायों के मन में एक बहुत गहरा डर बैठा हुआ है। उन्हें लगता है कि समान नागरिक संहिता के नाम पर कहीं बहुसंख्यक वर्ग के नियम और परंपराएं उन पर जबरदस्ती न थोप दी जाएं। देखिए, उनके लिए अपने पर्सनल लॉ महज कुछ कानूनी नियम नहीं है, बल्कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत ही अटूट हिस्सा है। और आपको बता दूं, ये विरोध सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। नागालैंड बार एसोसिएशन की इस चेतावनी को ही ले लीजिए। उनका स्पष्ट कहना है कि यूसीसी से उनके समाज में भारी अव्यवस्था फैल सकती है। इससे हमें ये समझ आता है कि विरोध की जड़ें भारत की आदिवासी संस्कृतियों और उनके रीति रिवाजों में भी बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। आदिवासी समुदायों को ये डर सता रहा है कि एक वन साइज फिट्स ऑल कानून उनकी सदियों पुरानी विशिष्ट जीवन शैली को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और अगर हम इसे प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों में मात्र सत्तात्मक समाज हैं, यानी वहां संपत्ति और विरासत के अधिकार महिलाओं के पास होते हैं। दूसरी तरफ देश के बाकी हिस्सों में और ज्यादातर पर्सनल लॉज में पितृसत्तात्मक नियम चलते हैं, जहां पुरुषों का वर्चस्व है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा कानून बनाना जो इन दोनों बिल्कुल अलग अलग व्यवस्थाओं को एक साथ संतुष्ट कर सके, वो भी बिना किसी की संस्कृति को ठेस पहुंचाए, एक कितना मुश्किल काम है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, भाग 5, बीच का रास्ता खोजना, वर्तमान आम सहमति। तो एक तरफ तो राष्ट्रीय एकीकरण की मांग है और दूसरी तरफ अपनी विविधता और पहचान खोने का डर। ऐसे में समाधान क्या है? 21वें विधि आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कई लोगों के लिए चौंकाने वाला नजरिया पेश किया। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल इस स्तर पर पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। उनका तर्क था कि भई, एक मजबूत लोकतंत्र में विविधता हमारी ताकत है, कोई कमजोरी नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि ऊपर से एकमुश्त कानून थोपने के बजाय हर धर्म के पर्सनल लॉज के भीतर जो भेदभावपूर्ण प्रथाएं हैं उन्हें सुधारा जाए, जैसे कि शादी की न्यूनतम उम्र जैसे कुछ बेसिक नियम सभी धर्मों में एक समान कर दिए जाएं, लेकिन पूरे सिस्टम को ही एक रंग में रंगने की कोई जरूरत नहीं है। और यही बात शिमला लॉ रिव्यू जैसे एकेडमिक प्रकाशन भी हमें याद दिलाते हैं। ये महज कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिस पर चुनाव लड़े जाएं। कानूनी विद्वान लगातार इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि कैसे ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान करते हुए समानता लाई जाए और साथ ही भारत के इस खूबसूरत बहुलवाद को भी बचाया जाए। ये बैलेंस बनाना ही तो असली चुनौती है। तो इस पूरी चर्चा और सभी तथ्यों को करीब से देखने के बाद मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, क्या एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र होने के लिए सच में हर नागरिक का एक ही कानून से बंधा होना जरूरी है, या फिर अपनी अपनी अलग पहचान, अलग संस्कृति और अलग कानूनों के साथ शांति से मिलजुल कर रहना ही एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक सीखते रहें और समझते रहें।